तो हमारे साथ आज का सेशन लेने के लिए डॉक्टर राजेश उर्मिले हैं। आप प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज नागपुर के अंदर, आयुर्वेदा कॉलेज के अंदर, और बहुत ही जबरदस्त आपका जो है अनुभव है। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से। हमारे सूत्र के कार्यक्रम में एक अहम भूमिका आपकी रहती है। तो मैं ज्यादा समय न लेकर के डॉक्टर राजेश उर्मिले को इनवाइट करूंगा कि वो अपना सेशन प्रारंभ करें। दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम जो सूत्र का है 10 का, वो परसों होगा। उसके लिए लिंक आपको भेज दिया जाएगा। इसमें वो सभी लोग बैठ सकते हैं जिन्होंने दिसंबर के महीने में सूत्र क्वालिफाई किया है। इसके अतिरिक्त जो पिछले सूत्र क्वालिफायर्स हैं, जो किसी कारणवश एग्जाम में नहीं बैठ पाए थे और जो मुझे सूचना दे चुके हैं, वो भी इस एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं। और जो और बैठना चाहते हैं वो मुझे सूचना दे दें, ताकि हम उनके नाम को जो है नोट कर दें। So, welcome, Dr. Hemant. Please, you can continue. धन्यवाद सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी सर, आवाज आ रही है आपकी? जी जी। नमस्कार मित्रों। आज का जैसे कि ये ऋतुचर्या की श्रृंखला में आज अंतिम ऋतु के बारे में अपने को चर्चा करनी है। हेमंत ऋतु। हेमंत ये अपन सामान्य रूप से 3 ऋतुओं का ही सर्व सामान्य मानस के बीच में करने की धारणा है कि ठंड की ऋतु, गर्मी की ऋतु और बारिश की ऋतु। पर अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में या फिर कहना चाहिए अपने दक्षिण आर्यव्रत में, मतलब जो भारत पूरे साउथ एशियन कंट्रीज का जो रीजन है, उसमें कुछ वातावरण ऐसा है कि इनको षड ऋतु में आचार्यों ने डिवाइड किया था। इसमें सबसे प्रमुख शीत ऋतु, इसको 2 भागों में, हेमंत और शिशिर, इन 2 भागों में, जिसको अपन प्री विंटर और विंटर इन नामों से जानते हैं। तो हेमंत ऋतु ये मुख्य रूप से प्री विंटर मतलब ठंड की शुरुआत वाला मौसम है, जो जिसको अपनी गुलाबी ठंड कह सकते हैं। तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि अपना जो संवत्सर है वो 2 आयनों में विभाजित है, उत्तरायण और दक्षिणायन। इसमें प्रमुख रूप से उत्तरायण की जो ऋतुएं हैं वो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म है, जबकि दक्षिणायन की जो ऋतुएं हैं वो वर्षा, शरद और हेमंत है। तो आज इन्हीं दक्षिणायन की जो ऋतु, दक्षिणायन का जैसा कि मैंने अपने पहले भी चर्चा की है, दक्षिणायन ये अपने आप में चंद्र बल का इसमें ज्यादा प्रबल होता है, मतलब शारीरिक बल इन ऋतुओं में सबसे अधिक होता है। जबकि कंपैरेटिवली दक्षिणायन की तुलना में उत्तरायण में शारीरिक बल और रोग प्रतिकारक बल थोड़ा सा कम होता है मनुष्यों में या जीव जंतुओं में। उसमें भी दक्षिणायन में भी वर्षा, शरद और हेमंत, इन 3 ऋतुओं की यदि बात करें तो वर्षा से शरद और शरद से हेमंत। वर्षा ऋतु में हीन बल होता है, जबकि शरद में मध्यम और प्रवर बल या प्रबल बल हेमंत ऋतु में होता है। दक्षिणायन का ये की अंतिम ऋतु है। इसके बाद क्रमशः हेमंत ऋतु के बाद फिर से शरीर का बल धीरे धीरे कम होने लगता है। ऋतु परिवर्तन जैसा होता है उसके आधार पर। तो आज जो अपन ऋतु की चर्चा कर रहे हैं, हेमंत ऋतु, ये मुख्य रूप से शीत ऋतु का प्रारंभ होता है। इसमें धीरे धीरे अग्नि बल, शारीरिक बल और रोग प्रतिकारक बल ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है। हेमंत ऋतु की प्रारंभिक अवस्था में बल अल्प होता है, मध्यम होता है, धीरे धीरे बढ़ते हुए प्रवर ऋतु के अंत तक ये काफी शारीरिक बल स्ट्रांग हो जाता है। उस हिसाब से आप खान पान अपने विहार को अपने दिनचर्या में ला सकते हैं। आज उसी की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हेमंत ऋतु मुख्य रूप से अगर अपना शक संवत के हिसाब से देखें तो मार्गशीर्ष और पौष मास में, या फिर जिसको अपन नवंबर और दिसंबर का महीना कहते हैं, इन माह में प्री विंटर या हेमंत ऋतु का आगमन होता है नवंबर के मध्य में, और ये दिसंबर के अंत और जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये मिड वीक तक ये हेमंत ऋतु चलता है। सामान्यतः इस ऋतु में जो वातावरण होता है वो अपेक्षाकृत एक सुखमय वातावरण होता है। धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो जाती है, ठंड बहुत ज्यादा नहीं होती है। उत्तर दिशा से वायु का आगमन शुरू हो जाता है धीरे धीरे। इसके पहले वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम से वायु का संचार होता है, जबकि हेमंत ऋतु आने के बाद धीरे धीरे जो वायु का संचार होता है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होने लगता है। पर ऐसे इसमें धीरे धीरे वायु में
चूंकि नॉर्थ से आने वाली है, उत्तर दिशा से आने वाली वायु हिमालय के संपर्क से होकर आती है, इसलिए उसमें थोड़ी सी रुक्षता और शीतलता आने लगती है। इन सीजन में यूजुअली होता है कि वर्षा ऋतु सॉरी शरद ऋतु का जस्ट समापन होता है और हेमंत का आगमन होता है, तो उस समय थोड़ा सा वातावरण में वायु की का वेग रहता है जो मध्यम वेग होता है। तो साथ में उत्तर दिशा से आने वाली वायु के साथ थोड़ा सा धूम या कहना चाहिए, तो आपने देखे होंगे हल्की सी चक्रवाती हवा छोटे छोटे बवंडर के रूप में आती है। हालांकि ये एकदम अल्प होता है, पर ये धीरे धीरे धूम और धूल के साथ शुरुआत होती है। धीरे से जैसे ही नवंबर का अंत होते जाता है, ये एक साफ हवा के तौर पे और ठंडी हवा के रूप में नॉर्थ से आने के वाली वायु के रूप में ही अपने को महसूस होने लगती है। सामान्य रूप से अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से दोषों का की अवस्था देखे, चाहे वो विभिन्न जीव जंतुओं में हो या मनुष्यों में हो, तो मैं इस स्लाइड के इस पूरे पीपीटी के अंत में आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें वात पित्त कफ की क्या अवस्थाएं होती है अलग अलग ऋतुओं में। उस सभी ऋतुओं का एक साथ आपको एक ही जगह पे वो उस चार्ट में दिख जाएगा। तो अभी इस हेमंत ऋतु की यदि चर्चा करें तो शरद ऋतु जो इसके पहले हेमंत की पहली ऋतु है, तो उस शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और धीरे धीरे करके वो पित्त शमित होने लगता है या प्रशमित होने लगता है, क्योंकि वातावरण में वैसा पित्त मतलब अग्नि महाभूत प्रधान होता है। तो जो उष्णता या हल्की सी गर्मी होती है वो धीरे धीरे ठंडा की ओर आने के कारण शरीर का पित्त भी धीरे धीरे शमित होने लगता है या प्रशमन होने लगता है उसका। किंतु जो उत्तर से आने वाली वायु है वो ठंडी होती है, रुक्ष होती है, इसलिए शरीर में या जीव जंतुओं में वात का धीरे धीरे संचय या फिर के वात का कहना चाहिए की वृद्धि शरीर में होने लगती है, पर वो इतने ज्यादा नहीं होती है कि शरीर में प्रकोप उत्पन्न करे, इसलिए ये संचय का काल है, वात के संचय का काल मानते हैं। तो सॉरी कफ के संचय का काल, क्योंकि ठंडी हवा और रुखी हवा के कारण जो शरीर में कफ का निर्माण होता है, पर वायु का भी इस काल में, यहाँ पे कफ लिखा है बट संचय वात का भी होता है इस ऋतु में। क्यों? क्योंकि वायु जो ठंडी होती है कफ को उद्रेकित करती है, पर रुक्षता के कारण वो वात को ज्यादा संचित करती है। यहाँ ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है मेरे को, इसके लिए ये कफ को मत पढ़िएगा, इसको वात पढ़िएगा। तो ये वात का की वृद्धि होती है। पर हेमंत के बाद कहना चाहिए शिशिर और वसंत, ये दो ऋतुएं ऐसा है कि धीरे धीरे ठंडक शिशिर ऋतु में बढ़ते जाती है और तब तक पित्त लगभग नॉर्मल की अवस्था में आ जाता है। हेमंत ऋतु का जब तक समापन होता है अग्नि अच्छी मतलब बैलेंस की अवस्था में आ जाती है पित्त, और ऐसी अवस्था में शरीर की अग्नि बल या फिर डाइजेस्टिव पावर भी काफी इंक्रीज हो चुकी रहती है। नेक्स्ट, मैं कुछ कोटेशंस यहाँ पढ़ना चाहूंगा जो कि संहिताओं में लिखी हुई है, जो इसका वर्णन हेमंत ऋतु का जो वहाँ किया गया है। उसके बाद अपन इसको थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे किस तरीके से उन्होंने ऋतुओं के संबंध में संहिताओं में ज्ञान दिया है। बलिना शरीर संघातो संरोध संरोधाद अन्ते प्रबलो अनलः भवत्यल्प अल्पेन धनो धातु सपचेद वायून एरिति अतो हिमे अस्मिन् सेवेत स्वादाम्ल लवणास्त्रयान लवणात्रसान बलिनः शीत संरोध। इसका अर्थ यह है कि शरीर का बल इस काल में काफी उत्तम होता है, जो कि शरीर और अग्नि, यहाँ दोनों ही शरीर और अग्नि बल दोनों के बारे में बात कर रही है। इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि शरीर चूंकि बाहर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उसके कारण अपने जो रोमकूप है वो संकुचित हो जाते हैं, इसलिए जो शरीर की जो ऊष्मा है वो शरीर में प्रिजर्व होकर रहती है। तो ऐसे कि इस कारण से ये होता है कि अग्नि जो शरीर की अग्नि होती है सामान्य रूप से शुद्धा, जिसको अपन डाइजेस्टिव पावर बोलते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है क्योंकि उसका ह्रास नहीं होता, शरीर से वो बाहर नहीं निकलती है। इसी काल में जो उत्तर दिशा से होने आने वाली वायु वो बहुत ज्यादा ड्राई होने धीरे धीरे क्रमशः रुक्षता वायु में शीतलता और रुक्षता बढ़ते जाती है। इन ऋतुओं में मुख्य रूप से जो वनस्पतियों या फिर
खाद्य पदार्थ हैं उनमें प्रमुखता से जिनका सेवन करना चाहिए, या ऐसे खाद्य या पेय पदार्थ है जो मधुर रस प्रधान है या अम्ल या लवण रस प्रधान है, उनसे युक्त आहार का सेवन किया जाना चाहिए। ये सामान्य रूप से प्रकृति भी इन सीजन में ऐसे ही वस्तुओं का ज्यादा निर्माण करती है। स्निग्ध पदार्थों का प्रमुखता से इन दिनों में सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट, दीर्घ्यान् निशि नाम एतः हि प्रातरेव बुभुक्षित अवश्य कार्यं संभाव्य यथोक्तं शीलयेद तनु। वातग्नैर्तेल अभ्यंगम मूर्धग्नि तेल विमर्दनम नियुध्यम कुशलैः सार्धम पादाघातम च युक्तितः। ये सामान्य रूप से कुछ जस्टिफिकेशन दिया गया है यहाँ की। होता ऐसा है कि रातें लंबी हो जाती ठंड में, रात लंबी होने के कारण डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए सुबह शौच होने के बाद इन सीजन में, हेमंत ऋतु में और सेम ऐसे ही शिशिर ऋतु में भी सुबह उठने पर क्षुधा मतलब भूख ज्यादा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि रातें लंबी होने के कारण डाइजेशन को पर्याप्त समय मिलता है और सुबह मल प्रवृत्ति होने के बाद अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो निश्चित रूप से भूख महसूस होगी। प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होने के बाद वातनाशक तेलों की इसमें मालिश करनी चाहिए। ये कुछ इंडिकेशंस है जिसके आगे अपन पूरी चर्चा करेंगे। इन दिनों में शरीर में अब तेल लगाना, शरीर या कानों में तेल लगाना, नस से लेना, सिर में या फिर शिरो अभ्यंग करना, सिर में तेल लगाना, इस तरीके की चीजों को करने का निर्देश किया गया है। साथ ही मल्ल अध्व अध्व बोला गया। लो अध्व मतलब यहाँ एक इंडिकेशन है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको रेसलिंग करनी है या फिर कुछ गेम्स करना है, या चाहे वो जिससे आपको पसीना काफी निकले, शरीर में ऊष्मा बढ़े ताकि ठंड से आप अच्छी तरीके से लड़ सके। तो ये अध्व यहाँ पे सिर्फ इंडिकेशन है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ मल्ल ही करे या फिर रेसलिंग ही करे, एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, गेम्स खेल सकते हैं, इसी तरीके का योगा प्राणायाम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें ये बताया गया है कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए, आपका इस पूरा रूटीन कैसा रहना चाहिए इन दिनों में। कषाय कषाय पहृत स्नेह ततः स्नातो यथा विधि कुंकुमेन सदर्पेण प्रदिग्धो अगुरु धूपितः रसान स्निग्धम बलम पुष्टम गौड़म गौड़म सुराम सुराम गोधूम पिष्टमाशेक्षु क्षीरोत्थ विकृति शुभा नवम अन्नम वसाम तेलम शौचकार्ये सुखोदकम प्रावराजिन कौशेय प्रवेणी कोचवस्त्रतम उष्ण स्वभावैर्लघुभिः प्रावृत शयनम भजे युक्त्या अर्क किरणान स्वेदम पादत्राणम च सर्वदा। नेक्स्ट, इसको डिटेल अपन इस श्लोक का भावार्थ में बताता हूँ। स्नेहन के कारण शरीर की में आई हुई चिकनाहट को दूर करने के लिए कषाय रस प्रधान द्रव्यों से के चूर्ण से उद्वर्तन कर स्नान करना चाहिए। पश्चात सुगंधित द्रव्यों का लेप करना चाहिए। घृत तेल से पकाए हुए मांस रस का, गुड़ से बने पदार्थों का उत्तम मध्य, गोधूम, उड़द, इक्षु रस से बने पदार्थ, दूध से बने पदार्थ, नए चावल के पदार्थों का, वसा तेल आदि का सेवन करना चाहिए। पहनने, ओढ़ने तथा बिछाने के लिए गर्म कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। प्रातः सूर्य किरणों का सेवन करना चाहिए और पैरों में गर्म जुराबे पहनना चाहिए। ये मैंने एज इट इज इसका भावार्थ बताया श्लोक का। अपन इसको आज के परिप्रेक्ष्य में अपन क्या क्या करना चाहिए, अपना रूटीन क्या होना चाहिए, उसके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, अब ये जो अभी मैंने तीनों ही आपके श्लोक बताए हैं, इसी के संदर्भ में अपन थोड़ा सा अपने को इन सीजन में क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीजें तो आपको भी पता है जो अपन रूटीन में ऋतु के अनुसार शरीर अपने आप उन चीजों की डिमांड करता है। आप शरीर या नेचर का ये स्वभाव होता है कि जो विपरीत परिस्थिति है उसके विरुद्ध जाके शरीर अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि उस विपरीत परिस्थिति या बाहर के वातावरण से अपनी रक्षा कर सके। तो स्वाभाविक रूप से जब ठंड लगती है तो अपने आप कुछ गर्म ओढ़ने पहनने या फिर सिर को, कानों को ढकने के लिए कुछ गर्म चीजों का उपयोग करते हैं। वही चीज ये विहार के इसमें आती है। ये
बहुत लाज़मी है कि ये सब चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए, अदरवाइज़ ये चीज़ें नहीं, आपने भी बहुत बार देखा होगा कि ठंड के दिनों में यदि किसी कारण से आप शीत ऋतु की चर्या का या फिर कह लीजिए प्रॉपर तरीके से ठंड से बचने के उपाय नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से उस सीज़न की या उस ऋतु की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब रोगी आता है तो आपको उनसे संबंधित चीज़ें भी पूछना होता है कि जैसे पता चला कि ठंड के सीज़न में कफ, कोल्ड या दमा के कोई मरीज़ है और अचानक उसका दमा बढ़ गया है, तो आपको निश्चित रूप से उसको पूछना पड़ेगा कि उसने किस तरीके से ठंड में कहीं ट्रैवल करके तो नहीं आया, हो सकता है ठंडी हवा लगी हो उसको, या ऐसी जगह पे तो नहीं था जहाँ फिर हवेदार जगहों में, जैसे कई बार होता है कि फैन लगा के सो जाता है कोई व्यक्ति, या फिर कहना चाहिए बाइक पे चल के आता है तो बाइक में चलाते-चलाते ठंडी हवा लगती है। तो ऐसे इसमें जो उपस्थित व्याधि है शरीर में, ऑलरेडी जो कफ का संचय है वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है इन दिनों। तो इसलिए ये सब हिस्ट्री लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि चर्या पता होती है बहुत लोगों को पर उसका पालन नहीं करते हैं। तो इन सीज़न में अपने को क्या खाना चाहिए, क्या विहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सामान्य रूप से जो ऋतुओं का स्वभाव है उसके विपरीत अपने को सेवनीय चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। खास इस सीज़न में ठंडी, रुक्ष ऐसा वातावरण होता है, तो निश्चित रूप से इससे बचने के लिए अपने को स्निग्ध और गर्म इस तरीके के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन जब भी करें इन सीज़न में तो गरम और ताज़ा बना हुआ भोजन करें। वैसे तो हर सीज़न में ताज़ा करें, बट स्पेशली हेमंत शिशिर ऋतु में गर्म ताज़ा भोजन ही करना अपेक्षित होता है। गुरु स्निग्ध नवान्न, नवान्न मतलब नया पका हुआ अनाज, या जो फसल पक के आई है उसको उस तरीके का अनाज। सिर्फ हेमंत और कुछ मात्रा में शिशिर ऋतु में इंडिकेशन है, नहीं तो आयुर्वेद में मोस्ट ऑफ द सीजन में नवान्न का प्रयोग, नए अनाज का प्रयोग खाने को वर्जित किया गया है। अब इस सीजन में नवान्न को इसलिए खाने को बोला गया है क्योंकि नवान्न पचने में थोड़ा-सा भारी होता है। नया चावल आपने देखा होगा पकाते हुए एकदम फ्रेजाइल नहीं बनता है, थोड़ा-सा वो गीला बनता है। और उस तरीके के जो अनाज होते हैं या फिर गेहूँ, गेहूँ भी जो नया होता है वो अ, आप देखेंगे कि बनाते समय ही उसमें लुआब सा आता है, तो वो पचने में काफ़ी भारी होता है। तो इस तरीके के जो अनाज होते हैं, जो नए होते हैं, वो पचने में गुरु होने के कारण बाकी सीज़न में इंडिकेशन नहीं है, बट इस सीज़न में चूँकि डाइजेस्टिव पावर अच्छी होती है, इसलिए नवान्न का सेवन किया जा सकता है। इस सीज़न में चूँकि रूखापन ज़्यादा होता है इसमें, तो ऐसी चीज़ें जो रुक्षता कम करने वाली हो या शरीर को पोषण देने वाली हो, तो वैसे रस, मधुर, अम्ल ये जो रस होते हैं, ये शरीर को पोषित करने वाले होते हैं। या लवण रस में भी शरीर में रुक्षता की कमी होती है लवण रस से। तो ये ऐसे रसों के प्रधान द्रव्यों का भोजन करना चाहिए। स्वीट्स इस इन सीज़न में खा सकते हैं। गुड़ से बने पदार्थों का या दूध से बने पदार्थ, खीर, मक्खन आदि का प्रयोग इन सीज़न में किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के मद्य इन सीज़न में आशा-वरिष्ठ का सामान्य रूप से इस सीज़न में प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ये डाइजेस्टिव पावर को और इंक्रीज़ भी करते हैं, और दूसरा बहुत ज़रूरी है कि ओवर ईटिंग यदि हो जाती है, क्योंकि आहार अच्छा जाता है, गुरु आहार जाता है, अग्नि अच्छी होती है, बावजूद उसके अगर ओवर ईटिंग होती है तो आशा-वरिष्ठ काफ़ी अच्छे से इसको पचाने का भी काम कर देते हैं। खजूर, अखरोट आदि जैसे सूखा मेवा जो होता है, इनका इन सीज़न में प्रयोग किया जा सकता है। गोधूम मतलब गेहूँ, उड़द घी और तेल में पकाए हुए पकवानों का इन सीज़न में प्रयोग किया जा सकता है। नॉन वेजिटेरियंस जो है उनको इंडिकेशन है कि जो बहते हुए जल की मछलियाँ हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। कहना चाहिए जो मांस-रस ये कहना चाहिए जो चिकन या मीट खाने वाले हैं वो उनका इस सीज़न में इसका तेल और अच्छी तरीके से घी में पकाया हुआ मांस-रस का सेवन इन सीज़न में कर सकते हैं। रहा कुछ पाचक द्रव्यों का, जैसे सौंठ हुआ, पलांडू या प्याज हुआ, लहसुन हुआ, इसका एक पर्याप्त मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में भी सेवन नहीं होना चाहिए। और क्या होता है कि स्वाद इन सीज़न में बहुत उग्र होता है, मतलब बहुत अलग-अलग पदार्थ खाने की स्वाभाविक रूप से बहुत इच्छा होती है। तो शुंठी, सौंठ, अदरक या फिर लहसुन, प्याज, इनसे मिली हुई सब्जियाँ, इनसे बनी हुई ज़्यादा
स्पाइसी सब्जियां खा के भी बीमार होता है व्यक्ति, इसलिए बैलेंस में ही खाया जा सकता है। सब्जियों की बात करें तो इन सीजन में पुष्पांड मतलब कद्दू, हम्म, अपना आलू, पोटैटो, या फिर कहना चाहिए क्या बोलते हैं उसको जो उपवास में चलता है, कंद, गाजर, भिंडी, चौलाई, मेथी आदि इन सब्जियों का, मेथी एक्चुअली, मेथी के बीज जो होते हैं वो थोड़े रुक्षता कारक होते हैं, तो वो थोड़ा सा कम, पर मेथी की भाजी खा सकते हैं इस सीजन में। मुनगा, मुनगा की फलियां खाई जा सकती है। मुनगे का पत्तियों का सूप इन सीजन में थोड़ा सा रुक्षता करता है, तो ये अवॉइड करना चाहिए। द्राक्षा मतलब अंगूर, चीकू, पपीता इत्यादि इन फलों का सेवन इस सीजन में किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये तो आहार और विहार, आहार के संबंध में हुआ। विहार इन सीजन में सामान्य रूप से अ, देखा जाता है कि पंचकर्म के की क्रियाओं में यदि देखें तो अभ्यंग, बॉडी मसाज, विभिन्न प्रकार के वातनाशक तेलों से या फिर सुखोष्ण तेलों से, मतलब थोड़े से हल्के से गुनगुने हो, इस तरह इन इन अलग अलग तेलों से शरीर की मालिश की जा सकती, करना चाहिए इन दिनों में। शरीर को शरीर के अलावा सिर की मालिश होनी चाहिए। सिर को अच्छी तरीके से गर्म रखा जा सकता है इन दिनों में। शिरोधारा की जा सकती है इन दिनों में। नस से किया जा सकता है। नस से मतलब नाक में तेल के ड्रॉप्स डालना, अलग अलग वातनाशक तेलों के या फिर अणु तेल या फिर पंचेंद्रिय वर्धन आदि तेलों के। गर्म जल से स्नान की करना चाहिए इन दिनों में। बहुत बार जैसा कि पूर्व के श्लोक में भी बताया था कि इसमें रेगुलर यदि इन दिनों में मसाज की जाती है तो शरीर में एक स्निग्धता रहती है, तो कई बार बीच में इन अलग रेगुलर बेसिस पे मतलब मसाज होती है तेल से, तो शरीर में जो रहती है स्निग्धता, उसको मुलेठी, ये त्रिफला आदि के चूर्ण से शरीर में उद्वर्तन कहते हैं, स्क्रबिंग, बॉडी स्क्रबर्स यूज करके उसको भी क्लीन करना चाहिए, ताकि शरीर में स्वाभाविक रूप से त्वचा में जो मल संचय होता है वो प्रॉपर रूप से अगर रेगुलर स्निग्ध करते हैं तो निकल नहीं पाता है, तो स्क्रबिंग से वो पूरा क्लीन होता है। आतप सेवन बहुत जरूरी है इस सीजन में, उस धूप से शरीर को गर्म करना, क्योंकि इस सीजन में मिलने वाला जो सूर्य ताप है, सूर्य की रश्मि है, शरीर के लिए बहुत पोषण का कार्य करती है। अन्य ऋतुओं का जो सुबह की जो उष्मा होती है वो सेवनीय नहीं है, बट हेमंत और शिशिर ये दो ऋतुएं ऐसी है जिसमें अपने को निश्चित रूप से आतप सेवन या सूर्य से स्नान करना चाहिए, सूर्य की किरणों से। बाकी उष्ण ग्रह निवास ये तो सभी जानते हैं कि जहां तक हो अपने को गर्म स्थानों पे ही रखें। एसी का प्रयोग या कूलर या पंखों का प्रयोग साधारण रूप से न करें इस सीजन में। श्लोक में कुछ सुगंधित लेप का प्रयोग किया गया है, तो ये बोलने का उद्देश्य है कि कुछ ऐसे सुगंधित द्रव्य जो उष्ण प्रकृति के होते हैं, खासकर अगरू और कस्तूरी आदि। चंदन नहीं, चंदन शीतल होता है, तो उष्ण द्रव्यों का लेप से मतलब अगरू और कस्तूरी आदि द्रव्यों का, सुगंधित द्रव्यों का, ताकि मन प्रसन्न रहे और शरीर भी स्वस्थ रहे। ये तो हुआ सेवनीय आहार और विहार। असेवनीय, अब अपथ्य कारक क्या है जिसको नहीं करना चाहिए, तो बहुत हल्का, जैसे मूंग हुआ। मूंग हल्की भी है पचने में और रुक्षता कारक भी है, तो इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे वात की वृद्धि होती है। अगर मूंग कभी खाने में आती है तो उसको प्रॉपर तरीके से घी में फ्राई करके, घी में तड़का देके और थोड़ा सा अदरक आदि द्रव्यों को डाल, ताकि मूंग करते हुए अपने को इसका कहना चाहिए लघु आहार का सेवन अवॉइड करना चाहिए। रुक्षता कारक द्रव्यों का भी जहां तक हो प्रयोग ना करें। जैसे जौ, जौ काफी रुक्षता कारक है, तो जौ का इस सीजन में प्रयोग जहां तक है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जैसे ओट्स, जो जौ से बोलने का अर्थ है कि आज के समय में काफी प्रचलन में है कि ओट्स लोग खाते हैं, तो खासकर इन सीजन में ओट्स को थोड़ा अवॉइड, हालांकि वो पचने में गुरु है पर रुक्षता कारक। उसके अलावा सत्तू यदि कोई खाता है तो कई बार होता है कि सत्तू को बनाते समय सिर्फ जल में घोल के बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करें। उसमें यदि जब तक थोड़ा गर्म किया हुआ तेल या घी मिला के यदि खाते हैं, या फिर थोड़ा सा काली मिर्च आदि वगैरह डाल के यदि सत्तू का प्रयोग करते हैं तो बात अलग है, बट यदि सिर्फ जल में मिला के और शुगर ऐड करके यदि खाते हैं तो वो अवॉइड करना चाहिए। जौ हुआ, मेथी हुआ, करेला हुआ, ये थोड़ा सा रुक्षता और वात कारक इसमें है। मसूर, चना, कुल्थी
इनका प्रयोग थोड़ा-सा जहाँ तक हो इस सीज़न में अवॉइड करना चाहिए। यदि कभी एक-आध बार खाने में भी आता है तो हो सके तो घी या फिर तेल से बनी चीज़ों को इसके साथ सेवन करना चाहिए। शुष्क मांस प्रिज़र्व जो मांस होता है मतलब पैक्ड मांस होता है वो उसको भी इन सीज़न में अवॉइड करना चाहिए। अपथ्यकारक विहार जो इस सीज़न में यूजुअली नहीं करना चाहिए, वायु सेवन और वायु सेवन से मतलब ठंडी शीतल हवाओं में बैठ के उसका आस्वाद लेना या फिर कहना चाहिए टू व्हीलर में इस तरीके से जाना कि बहुत डायरेक्ट हवा के संपर्क में आए कोई या फिर फैन के नीचे एसी में बैठना, ये सब चीज़ें जहाँ तक हो अवॉइड करनी चाहिए। दिन में सोना एक्चुअली कफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और रात का जागरण वात को बहुत बढ़ाता है। ये दोनों ही चीज़ें सर आपका माइक ऑडियो वो है एक्चुअली अनविजुअल है। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। लगता है डॉक्टर साहब के कोई इंटरनेट की इश्यू आ गया है। तो दोस्तों जैसा कि हेमंत ऋतु के बारे में आपको डॉक्टर साहब बता रहे थे, इसमें पथ्य और अपथ्य विहार के बारे में आपको बता रहे थे। तो अपथ्य में डॉक्टर साहब ने क्लियरली इसमें बताया है आपको कि वायु का सेवन यानी कि खुली हवा में घूमना, दिवास्वयन दिन में सेवना, रात्रि जागरण रात्रि को जागे नहीं, और अधिक ज्यादा मात्रा के अंदर भोजन जो है ना करें इस मौसम के अंदर। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे इस मौसम में रुक्ष प्रकृति होती है तो थोड़ी सी शरीर को दिक्कत रहती है। तो इस तरीके का भोजन करें जिसके अंदर तेल घी का यूज ज्यादा किया जाए, थोड़ा बहुत घी जो है ठीक ठाक मात्रा में गाय का घी ले लिया जाए इस मौसम के अंदर, जो फायदा करता है। तो ये जो चीजें हैं हमें विशेषकर ध्यान रखना है ताकि इस ऋतु के अंदर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। नेक्स्ट स्लाइड अंशु। सामान्य कुछ विकार हैं, जो कुछ बीमारियां इस मौसम के अंदर होती है। संधि स्तब्धता होती है, संधि शूल है, पिष्य है, कास है, श्वास से संबंधित बीमारियां हैं। हमारे जो हाथ पैरों के जोड़ है इनमें दर्द रहता है इस मौसम के अंदर, जिसका एक बहुत बड़ा कारण डॉक्टर बता भी रहे थे कि हम लोग जो है ये इस तरीके का आहार ना लें जो रुक्षता यानी कि वाष्प को उत्पन्न करने वाले आहार जो होते हैं उनको हम इस मौसम के अंदर जो है अवॉइड करें। सामान्य जैसे डॉक्टर बताया कि तेल अभ्यंग है, शिरोधारा है, तेल की नस्य है, व्यायाम है, मल्ल है, थोड़ा बहुत हम हल्का हल्का व्यायाम करें। और जो कुछ आयुर्वेद के अंदर है पंचकर्म के अंदर, जिसमें नस्य एक बहुत ही कॉमन जो है तरीका है जिसके द्वारा हम आयुर्वेद में अपना स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, उसका हम ध्यान रखें। और कुछ औषधि इस मौसम के लिए बताई गई हैं, च्यवनप्राश लें, अश्वगंधा लें, शतावरी लें, आपके जो विटामिन से युक्त कुछ चीजें हैं उनको लें, ब्रह्म रसायन आप ले सकते हैं, सितोपलादी चूर्ण है, अरंड का तेल जो कि हमारे शरीर के अंदर से कब्जी को निकालने में एक बहुत अच्छा कारक है, उसका जो है हम सेवन कर सकते हैं। शिलाजीत वगैरह का भी यूज हम इस मौसम में कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे सर्दी आने लगती है हम ऐसी चीजों का सेवन करें जो हमारे शरीर को थोड़ी सी ग्रीष्म या ऊष्मा प्रदान करें। तो ऐसी चीजों का सेवन करने से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा
डॉक्टर नेचर के पास ही लगभग सभी प्रोडक्ट्स हैं। हम च्यवनप्राश का इस मौसम के अंदर काफी लोग कह सकते हैं कि च्यवनप्राश आप लेना शुरू कर सकते हैं। अश्वगंधा की आप टैबलेट ले सकते हैं, जो डॉक्टर नेचर की टैबलेट्स है अश्वगंधा की, वो बहुत ही फायदेमंद है। शतावरी हमारे जो है काफी जूसेस के अंदर और चीजों में आती है, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कनेक्ट हो गए हैं क्या? हाँ जी, ये प्लीज प्लीज कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, प्रीवियस प्रीवियस स्लाइड थोड़ा सा पहले लीजिएगा, बस बस। तो अपथ्य आहार और विहार, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अपथ्य आहार विहार में जैसा कि मैंने बताया, मूंग काफी रुक्षता कारक है, बात को बढ़ाने वाली है। तो ऐसी चीजें जो कि मूंग, जौ आदि इत्यादि जो पदार्थ है, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। विहार में जो है, जो वायु का सेवन, मतलब पंखे में डायरेक्ट हवा में आप संपर्क में ना आए, दिवाशयन का या दिन में सोना और रात में जागना, ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ओवर ईटिंग, एपेटाइट बहुत अच्छी होती है, अलग अलग पदार्थों को खाने की स्वाभाविक इस सीजन में इच्छा होती है, तो वो ओवर ईटिंग को इस समय अवॉइड करना चाहिए। और जहां तक हो, समय पे भोजन करे, और चाहे वो सुबह का नाश्ते का समय हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम हो, वो जहां तक हो उसका पालन करे, वो समय पे खाए। क्यों? क्योंकि होता यह है कि इन सीजन में अग्नि बहुत अच्छी होती है। अगर आप अपने मील टाइम को या खाने के समय को स्किप करते हैं, तो चूंकि ये पित्त के शमन का काल है, तो वो शमन होने के बाद का काल होने के बाद भी पित्त का उद्रेक होता है, मतलब पित्त दूषित होता है। क्यों? क्योंकि आपने उस मील टाइम को, जबकि अग्नि आपकी प्रज्वलित है, उस समय को स्किप किया है, और अननेसेसरी एसिडिटी या अम्लपित्त जैसी अवस्थाएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, सामान्य विकार इस सीजन में जो स्वाभाविक रूप से देखे जाते हैं, वो आपने भी महसूस किया होगा कि इस समय जॉइंट पेन थोड़ा सा बढ़ जाता है, चाहे वो ओल्ड एज पर्सन में हो या फिर जिनको आर्थराइटिस की तकलीफ हो। स्वाभाविक रूप से इन सीजन में संधिवात और संधि शूल की प्रॉब्लम काफी बढ़ जाती है। आम वात का जो रोगी है, खासकर रोमेटिज्म वाला जो रोगी है, उसमें स्वाभाविक रूप से स्टिफनेस इन सीजन में काफी, स्तब्धता काफी बढ़ जाती है, शरीर थोड़ा अकड़ने लगता है। बाकी ठंड के मौसम में होने वाले सर्दी, जुकाम या खांसी की बीमारियां इन सीजन में काफी देखने को मिलती है। अस्थमा के रोगी में भी, चूंकि वातावरण में थोड़ा सा ठंडक होती है और कफ का स्वाभाविक रूप से एक वृद्धि वाला काल भी होता है, जो कि आगे वसंत ऋतु आने वाला रहता है, तो उसके कारण इस सीजन में भी थोड़ा थोड़ा शरीर में कफ का निर्माण होने लगता है। तो ऐसी अवस्था में श्वास का रोगी काफी परेशान होता है। इस सीजन में अब करना क्या चाहिए? जो सामान्य चिकित्सा या क्या व्यवहार करना चाहिए, या रोगी को क्या एडवाइस करना चाहिए? तो उनको नियमित रूप से अभ्यंग, नहीं रोज होता है तो हफ्ते में 2 बार तो भी शरीर की मसाज करें, ताकि शरीर के सभी, और सिर्फ मसाज नहीं, मसाज के साथ साथ स्वेदन या सिकाई भी करे। शरीर को यदि हो सके तो स्टीम दे, ताकि शरीर की जो मसाज हुई है उसके कारण शरीर के छिद्र अच्छी तरीके से खुले। शरीर से जब स्वेद बाहर निकलेगा, तो क्या होता है कि अपने इस सीजन में पोर्स या फिर कहीं त्वचा के जो रंध्र है, वो पोर्स काफी संकुचित हो जाते हैं। तो जो मल का विसर्जन शरीर से बाहर स्वेद के रूप में होना चाहिए, वो निकलता नहीं। अगर स्वेटिंग अच्छे तरीके से होगी इस सीजन में, तो शरीर की धमनियों में बहने वाला, शिराओं में बहने वाला रक्त भी संचरित अच्छी तरीके से होगा, और काफी शरीर के कहना चाहिए स्किन को एक अलग ग्लो रहेगा, रुक्षता कम हो जाएगी, और शरीर की अग्नि भी स्वाभाविक रूप से कार्य करेगी। दूसरा, शिरोअभ्यंग या शिरोधारा तेल के द्वारा इस सीजन में जरूर करनी चाहिए। शिरोअभ्यंग मतलब सिर के मसाज तेल के द्वारा, या फिर शिरोधारा मतलब तेल पर तेल के सुपोषण तेल से शरीर, सिर, माथे पे धारा डालना। इससे ये होता है कि स्ट्रेस या नींद की तकलीफ है, तो काफी हद तक इस क्रिया से काफी राहत मिलती है। व्यायाम रेगुलर रूप से ठंड के दिनों में व्यायाम, आसन, प्राणायाम, इस का प्रयोग शीत ऋतु में या हेमंत ऋतु में करना चाहिए। अब वो व्यायाम के रूप में हो, या रेसलिंग के रूप में, या फिर रनिंग के रूप में, स्किपिंग के रूप में हो, या फिर किसी भी तरीके के स्पोर्ट एक्टिविटीज के रूप में। आप रेगुलर सुबह या शाम, जैसा भी समय रहे, इन सीजन में रोगी को या फिर सामान्य व्यक्ति को एडवाइस किया जाना चाहिए। इन सीजन में ठंड के का मौसम बहुत अच्छा रसायन सेवन के लिए सबसे अच्छा माना गया है। रसायन का अर्थ होता है कि शरीर को जो पोषित करे, शरीर को जो युवा बनाए रखे, शरीर की धातुओं को जो स्वस्थ बनाए रखे, ऐसे वनस्पतियों का सेवन या ऐसे औषधियों का सेवन। तो
सामान्य रूप से जो सबसे प्रचलन में है, च्यवनप्राश सबसे उत्तम रसायन माना गया है। अमल की रसायन बहुत है, ब्रह्म रसायन, इनका सेवन इन सीजन में किया जाना चाहिए। उसके अलावा सिंगल औषधियों में यदि शतावरी, अश्वगंधा, शिलाजीत आदि का प्रयोग इस सीजन में किया जा सकता है। और कहना चाहिए एक दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। तो इस सीजन में रेगुलर दूध और घी का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो अभी तक का था उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपथ्य क्या है, आहार क्या है, विहार क्या है, क्या इसमें रिस्ट्रिक्शन है, इसकी भी चर्चा की। ऋतुओं का स्वभाव क्या होता है हेमंत का, ये चर्चा की। ये समग्र रूप से हेमंत ऋतुचर्या और उसके परिपालन में क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में हमने चर्चा की। ये आखिरी स्लाइड में जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपनी जो षड ऋतुएं हैं, वात पित्त कफ से किस तरीके से संलग्न होती है ये, और ऋतु परिवर्तन कितना भी हो, शरीर में होने वाले बदलाव से उसका एक तारतम्य होता है। उसके अकॉर्डिंग भी अपनी डाइट को प्लान करना चाहिए। अगर शरीर आयुर्वेद मानता है कि शरीर में एक समय में दोषों का की वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद वो प्रकोप होता है, मतलब इस अवस्था में पहुंचता है कि उससे व्याधियां, अगर उससे और भी ज्यादा बना तो फिर वो व्याधियों की तरफ जाता है। और स्वाभाविक रूप से उसमें क्षय भी होता है, मतलब प्रशम भी होता है। ये शरीर में होने वाले बदलाव का, स्वाभाविक बदलाव का सूचक होता है, जो ऋतुओं के अनुसार होता है। तो यहाँ यही बतलाया गया है कि संचय, प्रकोप और प्रशम। वात का संचय, ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है। ऋतुओं का परिवर्तन, ये संचय अपने आप नहीं होता है। ऋतु का स्वभाव, उस ऋतु में होने वाले वातावरण में बदलाव, उसके अकॉर्डिंग अपन जो आहार लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन जो अपना विहार करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को करते हैं, उसके कारण शरीर में उन संबंधित दोषों का संचय, प्रकोप और उसके बाद प्रशम होता है। तो ग्रीष्म ऋतु सामान्य रूप से वात का संचय करती है। ग्रीष्म के बाद आने वाली जो वर्षा ऋतु है, इसमें वात का स्वाभाविक प्रकोप, ये जितनी भी अवस्थाएं ये स्वाभाविक है। ये स्वस्थ व्यक्ति में भी होगी और रोगी में भी होगी, रोगी में ज्यादा होगी। तो स्वस्थ व्यक्ति में भी ये बदलाव देखने को मिलते हैं कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होगा। जो वर्षा के बाद जो ऋतु आती है, शरद ऋतु, इसमें वात का स्वाभाविक रूप से शमन हो जाएगा या प्रशम हो जाएगा। सेम पित्त के संदर्भ में देखें तो वर्षा ऋतु में पित्त संचित होता है, मतलब स्वाभाविक रूप से उसका जो अवस्था है वो थोड़ी सी बढ़ती है। अगली आने वाली ऋतु जो शरद ऋतु है, उसमें पित्त अपने पूरी प्रकोप अवस्था में रहते हैं। और उसके बाद की मतलब हेमंत ऋतु में पित्त स्वाभाविक रूप से शमन हो जाता है। कफ, कफ के संदर्भ में यदि देखा जाए तो शिशिर ऋतु में स्वाभाविक रूप से संचय होगा शरीर में। प्रकोप वसंत ऋतु में, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि वसंत काल जो होता है कफ के प्रकोप का काल है। और प्रशम जो होता है, कफ का प्रशम, वो ग्रीष्म ऋतु में होता है। होता ये है कि आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जब रोगी आता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग उनको एडवाइस भी करते हैं कि इस ऋतु में आपको किस तरीके के आहार विहार का सेवन करना चाहिए। और स्वस्थ व्यक्ति को भी वो दिनचर्या या ऋतुचर्या का उसके अकॉर्डिंग पालन करना चाहिए। वात का यदि संचय वर्षा ऋतु में होता है तो निश्चित रूप से वो वर्षा काल में बस्ती, जो वात की परम चिकित्सा बोली गई है, वो सामान्य व्यक्ति को भी, स्वस्थ व्यक्ति को भी, और रोगी व्यक्ति जो वात का रोगी है उसको निश्चित रूप से वर्षा ऋतु में बस्तियां लेना चाहिए। सेम पित्त का यदि रोगी है या या कहना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति भी है, तो शरद ऋतु ऐसा ऋतु है कि सभी व्यक्ति, रोगी हो स्वस्थ हो, दोनों को ही डिटॉक्स करना चाहिए, मतलब विरेचन लेना चाहिए शरद ऋतु में। सेम कफ का यदि कोई रोगी है या स्वस्थ व्यक्ति भी है, तो चूंकि स्वाभाविक प्रकोप हो रहा है वसंत ऋतु में, तो वमन की क्रिया वसंत ऋतु में हर व्यक्ति को करवानी चाहिए। तो ये वर्षा, शरद और हेमंत, ये जो है दोषों के प्रकोप के काल है। तो इस सीजन में स्वाभाविक रूप से डिटॉक्स शरीर को करवाना चाहिए, जिससे कि यदि कोई व्याधि हुई है तो उसका शमन हो, यदि नहीं हुई तो उसका प्रिवेंशन हो। तो ये स्वाभाविक रूप से ऋतुओं और दोषों का संबंध यहाँ बतलाया गया है। बाकी ये जो 6 ऋतुएं हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग यदि आप अपने रूटीन को रखते हैं, निश्चित रूप से बीमारियों से बच सकते हैं। और यदि कोई रोगी है, रोगी भी यदि अपने इस ऋतुचर्या का पालन करता है, तो उनके उसके शरीर में जो रोगों का आश्रय है बना हुआ है, वो कम किया जा सकता है, उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है बिना किसी औषध के, अगर ऋतुचर्या का ही अकेला पालन करे तो। साथ में अगर औषध लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग, तो निश्चित रूप से उसका फल उसके अकॉर्डिंग निश्चित रूप से मिलता है। तो यहाँ हेमंत ऋतुचर्या का यहाँ समापन होता है।
और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, धन्यवाद।